Dear students, today we will discuss about the respiratory system of human being and ये जो respiratory system of human being हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्लास 7 के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लास 7 में रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म करके ये चैप्टर एक दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस रिस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखते हैं क्या कि जब हम रिस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करते हैं तो दो बातें सामने आती है। एक बातें हैं ब्रीदिंग और दूसरी बातें हैं रिस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग में दो बातें आती हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग में इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सो जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो इनहेल करते हैं, तो इनहेल जब करते हैं तो ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर को करते हैं और ये ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर थ्रू नॉस्ट्रिल, ये हमारे नॉस्ट्रिल से होते हुए नेजल चैम्बर से होते हुए ट्रैकिया में इंटर करता है। तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ये ब्रीदिंग में आता है। एक्सहेलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर। और रिस्पिरेशन जो टर्म है इसमें बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं और यूकैरियोट के केस में रिस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और इस रिस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, और ये जो एनर्जी निकलता है ये एटीपी के रूप में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये दोनों प्रोसेस में अंतर है, यानी कि ये एक फिजिकल प्रोसेस है और रिस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्लियर? और जब हम रिस्पिरेशन की बात करते हैं तो रिस्पिरेशन दो तरह के होते हैं। रिस्पिरेशन दो तरह के होते हैं और ये दो तरह के रिस्पिरेशन में एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। क्लियर? यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन और यहाँ इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन यहाँ नहीं होगा। तो इसके जो प्रोडक्ट होते हैं, जो अभी मैंने रिएक्शन लिखा कि ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड गेट्स ऑक्सीडाइज टू फॉर्म CO2, वाटर एंड एनर्जी। तो CO2, वाटर एंड एनर्जी, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। लेकिन एनारोबिक रिस्पिरेशन में दो तरह से प्रोसेसेस होते हैं। इसमें एक बैक्टीरिया के केस में और दूसरा जो यूकैरियोटिक है, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक है, दूसरा यूकैरियोटिक के केस में। तो बैक्टीरिया के केस में अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर हम जो एनारोबिक रिस्पिरेशन हो रहे हैं तो इसमें डिफरेंट काइंड्स के मॉलिक्यूल्स कंपाउंड बन सकते हैं। और यूकैरियोटिक के केस में होता है तो ये दो भाग में बट जाएगी, एक प्लांट के केस में और दूसरा एनिमल के केस में। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि व्हेन एनारोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ प्लांट, तो प्लांट में ग्लूकोज जो है वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, और CO2 निकालेगा और एनर्जी मिलेगा।
जबकि एनिमल सेल में ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और जिसके कारण आपको मसल्स में एक पंजेंट इफ़ेक्ट होता है। जब कोई फुटबॉलर या क्रिकेट प्लेयर दौड़ते हैं तो उसके थाई मसल में या शोल्डर में एक इन्फ्लामेशन होता है, लहर के साथ तेज़ दर्द होता है और वो होता है लैक्टिक एसिड के बनने से। बच्चों, आपके बुक में इस चैप्टर के इनिशियल में ही एक बच्चे का दौड़ते हुए पिक्चर है, वो यही बताता है कि मसल सेल्स में यानी कि एनिमल सेल में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड बनेगा और जब एसिड बनेगा तो नेचुरली है कि सेल्स में एक पंजेंट इफ़ेक्ट होगा, इन्फ्लामेशन होगा, लहर होगा, दर्द होगा। तो उसके लिए खेल के मैदान में फिजियोथेरापिस्ट होते हैं जो उनको आइस ट्रीटमेंट और फॉग वाला आयोडेक्स का स्प्रे होता है या वोलिनी स्प्रे होता है, उससे वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम वो चिलिंग इफ़ेक्ट देता है और उसके बाद फिर मसल्स में एक लहर जैसी होती है तो उसको वो आराम मिलता है प्लेयर को। तो आप ये ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन समझ गए और रिस्पिरेशन के दोनों टाइप समझ गए, एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं टॉपिक पर कि रिस्पिरेशन में जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग का, वो पर्टिकुलरली ए पेयर ऑफ लंग्स होते हैं और ये दोनों लंग्स हमारे ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल से अटैच होते हैं। तो जैसे ही हम एटमॉस्फेरिक एयर को, जो ऑक्सीजन कंटेनिंग एटमॉस्फेरिक एयर है, उसको हम लेते हैं तो थ्रू नॉस्ट्रिल नेजल चैम्बर से होते हुए और ये फैरिंग्स लैरिंग्स से होते हुए ये ट्रैकिया में इंटर करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये ऑक्सीजन इज़ एंटरिंग, मैं रेड पेन रीडिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये ऑक्सीजन इज एंटरिंग थ्रू ट्रैकिया और ट्रैकिया दो भाग में बढ़ जाता है, यानी उसको हम ब्रोंकस कहते हैं, एक को ब्रोंकस कहेंगे और अगर दोनों हो जाएगा तो उसको हम ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। ठीक है, सॉरी, ब्रोंकी कहेंगे, ब्रोंकी कहेंगे। नाउ ब्रोंकस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंक्यूल्स इज अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइन ब्रोंक्यूल्स और ये फाइनली पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लिंक होकर एल्वियोलाई को और एल्वियोलस को, सारे को बोलेंगे एल्वियोलाई, पूरे एल्वियोलस को ये रैप कर लेगा, एक जाल के समान ढक लेता है पूरे एल्वियोलाई को और जिसके कारण ये जो ऑक्सीजनेटेड एयर इज़ एंटरिंग, तो ऑक्सीजन जो इंटर कर रहा है ये डायरेक्ट एल्वियोलस में पहुंच जाएगा और यहाँ से फिर ये एल्वियोलस से ये आरबीसी के साथ रिएक्शन करके, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर ये हमारे बॉडी के डिस्टेंट पार्ट में चले जाएंगे और वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा टू ब्रेक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एनी अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इधर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट माने जाते हैं। अगेन ट्रैकिया की जब हम बात करते हैं तो ट्रैकिया का जो लेंथ होता है वो हमारे हर इंडिविजुअल के नेक के लेंथ के बराबर होता है और ट्रैकिया में ये जो मैंने ऐसे पिक्चर बनाए हैं ये कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है और ये सी सेप्ट का होता है, यानी कि ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, दिस इज़ नॉट लाइक दिस, दिस इज़ लाइक दिस। तो ये इलास्टिक इन नेचर और ये प्रेशर पड़ने पर दबता है और ये ट्रैकिया में प्रोटेक्शन का काम करता है और ऐसा माना जाता है कि आदमी के डेथ के बाद भी, इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, ट्रैकिया नेवर कोलैप्स, और ये कोलैप्स करेगा या ट्रैकिया अगर ब्रेक हुआ है या ट्रैकिया बहुत दबा हुआ है, इसका मतलब है
कि द पर्सन का जो डेथ हुआ है, जिस पर्सन का, उसको बाई फोर्सली नेक पर कोई प्रेशर देकर उसको मारा गया है। और इन द केस ऑफ हैंगिंग, जो हैंग लोग करते हैं, उसमें ट्रैकिया की लेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि हैंगिंग होने से बॉडी वेट के कारण ट्रैकिया खींच जाता है। ये कार्टिलेजिनस रिंग जो है, ये ट्रैकिया से चल के फाइन ब्रोंकियोल्स तक होता है, जहाँ पर एल्वियोलस से ये अटैच होता है। नाउ हमारे बॉडी में अ पेयर ऑफ लंग्स होते हैं। तो जब अ पेयर ऑफ लंग्स हो गया तो लेफ्ट लंग्स जो हो गए वो दो हो गए, लेफ्ट लंग्स हो गए और राइट लंग्स हो गए। हमारे दोनों लंग्स को मिलाकर इसका जो वेट है, दोनों लंग्स का वेट है, वो लगभग 1.3 kg के आसपास होता है। एंड राइट लंग इज़ लार्जर और बिगर इन शेप एंड साइज, वेयर एज लेफ्ट लंग इज कंपैरेटिवली स्मॉलर दैन द राइट। राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग्स में 2 लोब्स होते हैं। राइट लंग थोड़े से ऊपर के तरफ प्लेस होता है और लेफ्ट लंग थोड़ा सा नीचे होता है, यानी कि दोनों की पोजीशन सेम जगह पर नहीं होती। लेफ्ट लंग में, ये मैंने पिक्चर बनाया है लेफ्ट लंग, क्योंकि हम लोग जब रेस्पिरेटरी सिस्टम का या हार्ट का स्टडी करते हैं तो वो एक्चुअल पोजीशन में करते हैं। तो जैसे ये बोर्ड पर ये बना हुआ है लेफ्ट, तो मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ये लेफ्ट लंग्स का ये पिक्चर है। यहाँ लेफ्ट लंग्स में आप देखिए कि यहाँ पर एक डिप्रेशंस है। ये डिप्रेशंस को हम बोलते हैं कार्डियक नोच, और इस डिप्रेशंस के नीचे ये एक लाइन लगा हुआ है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। यानी कि ये हमें सेपरेट करता है, डायफ्राम सेपरेट करता है लंग्स, हार्ट और लीवर के पोजीशन को। और इस डायफ्राम के नीचे हमारा स्टमक होता है, यानी कि एलिमेंट्री सिस्टम के मेजर पार्ट्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लंग्स जो होते हैं वो एक बाहरी पतली झिल्ली से कवर्ड रहता है, जो ये रेड लाइन शो कर रहा है आपको, ठीक है, ऐसे, जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। और उसके नीचे लंग्स 2 लेयर से कवर होता है, जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम प्लूरल स्पेस बोलते हैं, और इस स्पेस में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड जो होता है ये लंग्स को कीप मॉइस्ट एंड रेगुलर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है। जैसा कि आपके बुक में लिखा हुआ है और जैसा कि हम लोग मानते हैं कि अगर ये एल्वियोलाई जितने हैं इसको हम एक्सपैंड करें तो ये एक टेनिस ग्राउंड के बराबर हो जाएगा। और ये जो एल्वियोलस के मेम्ब्रेन होते हैं ये काफ़ी परमिएबल बिहेवियर को होते हैं अबाउट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, क्योंकि एयर में जैसा कि हम जानते हैं कि एयर में आपका ऑक्सीजन होता है लगभग 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है लगभग 0.03%, और नाइट्रोजन गैस होते हैं लगभग 72%, और इनर्ट गैसेज होते हैं ये नियर अबाउट मीन्स विद इन द 1% होता है, 1% नियर अबाउट और विद इन द 1% दैट इज़ द इनर्ट गैसेज होते हैं। तो इनर्ट गैसेज हमारे सेल मेम्ब्रेन से और माइटोकॉन्ड्रिया से ये नॉन रिएक्टिव के फॉर्म में होते हैं, और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए
जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो टोटली परमिएबल है, ये इसको डिस्टर्ब नहीं करता है आने और जाने में। सो दैट्स वाई व्हेन वी इनहेल like that inhalation, oxygen is going through nostril to nasal chamber and directly going to the alveolus, and it will mix to the hemoglobin, reacts with the hemoglobin and travels in the bloodstream as form of oxyhemoglobin and reaching to the distant cells and finally mitochondria pick up. Dear students, हम रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाने के शुरुआत में मैं एक पॉइंट मिस करके गया था कि ब्रीदिंग जो होता है तो हमारे बॉडी में एक माने हमारे बॉडी का एक ब्रीदिंग रेट भी होता है। तो ब्रीदिंग रेट ये होता है कि जो एडल्ट ह्यूमन होते हैं, एडल्ट ह्यूमन यानी एडल्ट मेल या फीमेल है, उसमें लगभग 12 से 16 ब्रीदिंग पर मिनट होता है। दिस इज़ द ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन 1 मिनट में 12 से 16 हो सकता है। ये एडल्ट का है, यानी कि आई मीन 25 ईयर्स और 24 ईयर्स ओल्ड पर्सन का है। अगर इसकी उम्र कम होगी, यानी ऐसा माना जाता है कि 6 से 10 साल का या 8 साल का बच्चा हो तो उसकी ब्रीदिंग रेट 30 to 40 टाइम्स पर मिनट होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हार्ट बीट होता है 72 टाइम्स पर मिनट, तो देखो कितना वेरिएशन होता है। और जो छोटे एनिमल्स होते हैं लाइक रैट एंड रैबिट एज वेल एज दोज एनिमल्स आर फ्रीक्वेंटली मूवर्स, वो दौड़ते रहते हैं। तो रैट शांत नहीं बैठता, रैबिट भी बहुत शांत नहीं बैठते। तो जो छोटे एनिमल्स होते हैं या बर्ड, उनके जो ब्रीदिंग रेट हैं वो ज़्यादा होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ये रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो दोनों लंग्स, ये हमारे थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड होता है, यानी कि इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय रिब्स एंड इट इज़ इनक्लोज्ड विद इन द थोरैसिक कैविटी, जिसको हम लोग विसरल कैविटी का भी नाम दे सकते हैं। और जब यहाँ पर कार्डियक नोच की बात आ गई तो कार्डियक मीन्स हार्ट, तो यहाँ पर हार्ट की लोकेशन होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हार्ट इज़ लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट बट टिल्टेड टुवार्ड्स द लेफ्ट। मिडिल ऑफ द चेस्ट मीन्स यहाँ पर जो एस्टर्नम बोन होता है उसके पास होता है अटैच्ड, एंड टिल्टेड मीन्स ये ऐसे झुका हुआ, टिल्टेड टुवार्ड्स द लेफ्ट। सो दैट्स वाई लेफ्ट लंग इज जस्ट अटैच्ड टू द हार्ट, एंड एट द टाइम ऑफ ब्रीदिंग lungs will expand and diaphragm will go down. So this is the mechanism, and when we expire, we expire the air or exhale the air, the diaphragm becomes again dome shaped. ये dome shaped है like this. तो ये सारे आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिटेल्स हैं, और हम दूसरे पार्ट में मैकेनिज़्म से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। और आपके एनसीईआरटी सिलेबस में कॉकरोच, अर्थवॉर्म एंड फिश के विषय में भी दिया गया है कि इसमें रिस्पिरेशन कैसे करते हैं, उसकी भी आपको हम एक गुड एंड ब्रीफ, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से भेजेंगे। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का समय है, और कोरोना डिजीज़ इज़ बिलोंग्स टू रिस्पिरेटरी सिस्टम, तो आप इसको ध्यान रखें और इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की प्रैक्टिस ज़रूर करें, एंड ट्राई टू स्टोर द इनहेल एयर फॉर 20 to 30 seconds. Okay, good day. Thank you.